Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Sanaviti Vids, and today in this video we are going to talk about romanticism. We will see that what is actually romanticism, what theory is there behind this particular topic. हम देखेंगे कि रोमांटिक पीरियड और रोमांटिसिज्म वर्ड जो कि मूवमेंट में दिया गया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या आपको पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए टू द पॉइंट हो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म. ये आपको सीधे सीधे लर्न करना है. एटलीस्ट आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि रोमांटिसिज्म का एरा या टाइम पीरियड कौन सा है. तो बेसिकली यदि हम बात करें रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पीरियड, both are similar things. So you are lucky that you have periods and movements into two separate topics, but इनमें एक दूसरे में बहुत कुछ रिलेशन सिमिलर है जिसे आप ध्यान से पढ़ना. अभी हम रोमांटिसिज्म को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रोमांटिक पीरियड को, ताकि आप दोनों वीडियोस को कंपेयर करके एक्चुअल नॉलेज गेन कर सको. तो सबसे पहला टॉपिक बनता है कि यहाँ रोमांटिसिज्म जो है वो कब आया, या रोमांटिसिज्म जो भी नाम है ये आया कब. तो पहली बार ये आया, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब स्टार्ट हुआ 1790 में और एंड हुआ 1850 में. तो द सेम क्वेश्चन विल गो विद द रोमांटिक पीरियड. ठीक है, तो जनरली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक पीरियड, तो आपको आंसर देना है 1790 टू 1850. अब क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी एरा, कोई भी पीरियड या कोई भी थ्योरी है, वो एक सडन एक पर्टिकुलर डेट पर नहीं आती है. उसको एमर्ज होने में, उसको पनपने में टाइम लगता है. तो यहाँ हम देखेंगे कि कितना टाइम लगा हुआ है, यानी कि एक 100 ईयर्स का जो टाइम स्पेन है वो रोमांटिसिज्म से हम रिलेट कर सकते हैं. नॉट 100 बट ऑलमोस्ट 50 टू 60 ईयर्स. तो 1790 टू 1850 मीन्स वी कैन से लेट 18 एंड मिड 19th सेंचुरी. ठीक है, सो क्वेश्चंस कैन बी लाइक दिस, लेट 18th सेंचुरी या इट कैन बी द मिड 19. ओके, 1790 टू 1850. अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि एक्चुअली रोमांटिसिज्म क्या है. अब पहले देखते हैं कि हमारे टॉपिक के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर दो टॉपिक्स हैं. एक है रोमांटिक पीरियड और दूसरा है मूवमेंट. तो इन दोनों को समझने के लिए पहले हमें इन दो वर्ड्स में डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि पीरियड्स क्या होते हैं और मूवमेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ पीरियड्स दिए हुए हैं इस छोटी सी पिक्चर के अंदर. जैसे आपने देखा ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 450 टू 1066, देन मिडिल इंग्लिश, देन कम्स रेनेसा, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन एरा, एडवर्डियन एरा, जॉर्जियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न. ये सब क्या है? पीरियड्स. जैसा कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में भी हम देखते हैं एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न एंड ऑल. तो ये सारे क्या है? पीरियड्स थे वहां पर भी. वैसे ही यहाँ इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को हम इन छोटे छोटे पीरियड्स को इस तरह से, जिसको आप हिंदी में युग कहते हैं, वो हम इस तरह से इसको डिवाइड किए हुए. तो जब हम पीरियड्स को पढ़ेंगे तब हमें रोमांटिक पीरियड यहाँ पर देखना होगा. तो एक्चुअली व्हाट इज पीरियड? लिटरेरी पीरियड से मतलब होता है हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, है ना, ऐतिहासिक समय, समय काल. ओके, वेयर लिटरेचर शेयर्ड सर्टेन जनरल थीम्स. तो उस समय काल को हम कैसे जानेंगे, उस टाइम पीरियड को हम कैसे जानेंगे? जहां पर लिटरेचर वर्ल्ड वाइड, हम कह सकते हैं जहां पर लिटरेचर का ज्यादा एमर्जेंस हुआ, वो कहाँ कहाँ पर हुआ, और वो उनकी एक थीम्स, यानी जिस टॉपिक पर, जिस थीम पर लिटरेचर लिखा जा रहा था, लिखने का एक स्टाइल है ना, वो सिमिलर होना चाहिए. ठीक है, तो समथिंग, अ टाइम पीरियड, एक ऐसा समय जहां पर इतिहास में हम देखें तो लिटरेचर ने एक जैसी जनरल थीम रखी, यानी कि हर एक राइटर ऐसी, जैसे हम कहते हैं कि फैशन हो, है ना, तो एक जैसा फैशन रहा हो, एक जैसा ट्रेंड रहा हो, थीम्स एक जैसी रही हो, उसे हम लिटरेरी पीरियड करेंगे, उस टाइम पीरियड को. ठीक है, तो जैसे ओल्ड इंग्लिश में हर कुछ, ओल्ड इंग्लिश में सबका एक जैसा ही होगा. फिर थोड़े दिन बाद जब मिडिल इंग्लिश आता है तो उनका स्टाइल अलग है, रेनेसा वालों का स्टाइल अलग है, नियो क्लासिकल का अलग है. इस तरह से एक पीरियड में हमने उनको डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो ये कैसे जनरेट हुआ कि हिस्ट्री को पढ़ने से पता चलता है कि ये पीरियड के लोग एक जैसा लिखते थे, इस पीरियड के लोग एक जैसा लिखते थे. इसको आप सिंपल वे में यदि समझना चाहो तो जैसे हम देखते हैं कि
यदि हम बात करें फैशन, कपड़ों की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पीरियड में एक तरह के कपड़े चलते थे और दूसरे पीरियड में दूसरे तरह के। तो जब हिस्ट्री में आगे जाते हैं, जब इन फ्यूचर यदि कोई हिस्ट्री की तरफ देखता है तो वो इस चीज को जनरलाइज कर सकता है कि कौन सा पीरियड था। ओके, अब हम बात करेंगे लिटरेरी मोमेंट्स की, कि मोमेंट्स क्या होते हैं, जहां एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो ऑथर्स होते हैं यानी जो राइटर्स हैं, इफ दे आर क्रिएटिंग सेम लिटरेरी स्टाइल डेलिब्रेट वे, इन अ डेलिब्रेट वे, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। यदि कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो एक जैसा लिख रहे हैं जानबूझकर अपनी इच्छा से, है ना, जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड कैसा चल रहा है, लेकिन वो जानबूझकर यदि कुछ नया लिख रहे हैं, कुछ एक जैसा लिख रहे हैं, उनकी जो लिटरेरी स्टाइल है वो क्रिएट की गई है डेलिबरेट, तो उसे हम कहेंगे लिटरेरी मूवमेंट्स। ओके, तो रोमांटिक पीरियड के अंदर एक जैसा राइटिंग लिखने वाले जो लोग हैं, जो ऑथर्स हैं, उनको हम लिटरेरी मूवमेंट में काउंट करेंगे। तो आई थिंक पीरियड और मूवमेंट में बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज क्लियरली गिवन, दैट व्हाट इज लिटरेरी मूवमेंट्स। ओके, क्या होता है, क्योंकि हम लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियो में, तो पहले लिटरेरी मूवमेंट्स को और डिटेल में समझना है आपको। व्हेन सेवरल आर्टिस्ट इन द सेम प्लेस एंड टाइम, एक ही जगह पर एक ही समय में बहुत सारे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब हो गया राइटर्स, ऑथर्स, क्योंकि ये जो रोमांटिसिज्म है या कोई भी एरा है, ये सिर्फ राइटर की बात नहीं है, वो किसी आर्ट यानी कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं कोई भी, तो उनके बारे में बात की जा रही है कि वो एक ही जगह पर एक ही टाइम में यदि एक जैसे स्टाइल में लिखते हो, एक जैसी थीम पर लिखते हो, यूजिंग सिमिलर ट्रॉप्स, ट्रॉप्स क्या होते हैं, एक जैसे कैरेक्टर, एक जैसे प्लॉट्स, मोटिव्स एंड सिंबल्स यदि वो यूज कर रहे हो, तो वो एक लिटरेरी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा लिटरेरी मूवमेंट क्या होता है, जब बहुत सारे आर्टिस्ट एक समय पर एक ही जगह पर अलग अलग सॉरी सिमिलर स्टाइल में सिमिलर थीम्स यूज करते हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स जो भी सिमिलर हो, ठीक है, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, मोटिव, सिंबल्स सब कुछ सिमिलर हो, एक जैसा हो, बहुत सारे लोग यदि बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ ऐसा कोई काम करते हैं राइटिंग का, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड, तो वो हम लिटरेरी मूवमेंट में काउंट करते हैं। ओके, तो मूवमेंट क्या होता है, एक तरीका है लिटरेचर को डिवाइड करने का इनटू कैटेगरीज ऑफ सिमिलर philosophical, topical, aesthetic features as opposed to divisions by genre और period। जिस तरह हमने देखा पीरियड्स में हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक तरह की कैटेगरी के आइडियाज को, फिलोसफिकल थॉट्स को यूज करने वाले क्रिएटर्स को एक अलग फॉर्म में कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अदर कैटेगराइजेशंस, लिटरेरी मूवमेंट पीरियड मूवमेंट्स प्रोवाइड लैंग्वेज फॉर कंपेयरिंग एंड डिस्कसिंग लिटरेरी वर्क। तो जैसे और हम कैटेगरीज बनाते हैं, उसी तरह लिटरेरी मूवमेंट भी क्या होता है, कुछ लैंग्वेज, कुछ लिखा हुआ हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम उनके लिटरेरी वर्क को कंपेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि दे आर फ्रॉम द सेम लिटरेरी मूवमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म, क्योंकि जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है वो रोमांटिसिज्म था। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो एक प्री वर्क था जो आपको समझना जरूरी था, इस टॉपिक को समझने के लिए वो बेस इम्पॉर्टेंट था। अब हम रोमांटिसिज्म की बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है, फाउंडर कौन था। क्रिटिक्स ऑगस्ट विल्मर शेगल एंड फ्रेडरिक शेगल, ये दो लोग थे जो कि सबसे पहले रोमांटिसिस्ट पोएसी यानी कि रोमांटिक पोइट्री के बारे में बोलना शुरू किया। कब? 1790 में। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1790 से। लेकिन आपके पास एक बुक है एम एच अब्राहम, एम एच अब्राहम को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो रोमांटिसिज्म है वो 1789 और 1798 के आसपास स्टार्ट हो। ओके, लाइक इस एरा के बीच में, नॉट श्योर। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है वो क्या है,
बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के से ही प्रभावित होकर रोमांटिसिज्म आया था, है ना? क्लियर? तो ये जो टाइम है 1789, ये क्या है? द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और 1798 ये क्या है? जब वर्ड्सवर्थ ने और एसटी कॉलरिज ना, इन दोनों ने लिरिकल बैलेट्स लिखे थे 1980। ठीक है, तो इसलिए इट्स नॉट श्योर, बट कहा जाता है कि द लाइक एम.एच. अब्राहम में लिखा हुआ है, द लिमिट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर आर यूजुअली सेट ईदर एट 1789 और 1790। ठीक है, और रीजन क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो रोमांटिक पीरियड है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जनरेट हुआ है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम है 1789, जहां से बिगनिंग हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। और कहा जाता है कि जब एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना पहला वर्क लिरिकल बैलेड टुगेदर जब लिखा, तो वहां से रोमांटिसिज्म स्टार्ट होता है, इसलिए इन दोनों के बीच में समवेयर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो वर्ड है रोमांटिसिज्म, इसका हम एटमोलॉजी देखेंगे, तो ये एक फ्रेंच वर्ड। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखें ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच वर्ड। ठीक है, और उस वर्ड का नाम है रोमोट। ठीक है, रोमोट। रोमोट वर्ड का मतलब होता है रोमांटिक स्टोरी टोल्ड इन वर्ड्स। ठीक है, वर्स के फॉर्म में, पद्य के फॉर्म में रोमांटिक स्टोरी। नाउ रोमांटिक क्या है, रोमांटिसिज्म क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बेसिकली रोमांटिसिज्म क्या है? एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। एक बुद्धिमान लोगों का मूवमेंट है ये। एक आर्टिस्टिक, लिटरेरी मतलब ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा मूवमेंट जहां पर आर्ट, लिटरेचर और इंटेलिजेंट थॉट्स आर देयर, दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। मैंने कहा था लेट 18th सेंचुरी, यानी 1790, 1789, 1798, मतलब एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के टाइम पे ये रोमांटिसिज्म जो है वो यूरोप में जनरेट हुआ या एमर्ज हुआ। अब स्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का और सैमुअल कॉलरिज यानी कि एस.टी. कॉलरिज का जो लिरिकल बैलेड है वो 1798 में आया, तो यही जो है वो इस मूवमेंट की शुरुआत है। ठीक है, एंड द क्राउनिंग ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का जो क्राउनिंग है वो क्या है 1837। तो 1837 जो है वो रोमांटिक एरा का एंड है, ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं। तो 1837 एंड वी हैव सीन लाइक समवेयर अराउंड 1850, तो एक दिन में या एक साल में तो खत्म होगा नहीं, इट टेक्स टाइम टू फिनिश द इम्पैक्ट ऑफ दिस एरा। तो बेसिकली 1837 को वो कहते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअल रोमांटिसिज्म, इसके लिए हम एक और डेफिनेशन शॉर्ट वे में दे सकते हैं। एंड 18th सेंचुरी मूवमेंट इन द आर्ट्स एंड लिटरेचर, क्योंकि ये आर्ट में भी था और लिटरेचर में था, दैट एम्फसाइज नेचर। ओके, किस पर फोकस किया इस मूवमेंट ने? इस टाइम पे थीम क्या थी? नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन एंड द इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष। ठीक है, इमेजिनेशन कल्पना, इमोशंस भावना, फीलिंग्स एंड नेचर प्रकृति। तो ये सारी चीजों पर लिटरेचर ने और आर्ट ने दोनों ने ही फोकस किया। कब? जब रोमांटिसिज्म। ओके, क्लियर? आई होप। लेट्स मूव नेक्स्ट। रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड द इनर लाइफ ऑफ द राइटर। जब ये टाइम पीरियड आया तब राइटर जो है वो इस थीम पर लिखता था, जहां पर फोकस किस पे होता था? इमोशंस पे फोकस होता था। इनर लाइफ ऑफ द राइटर, राइटर की अपनी लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, एंड ऑफन यूज ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल टू इन्फॉर्म द वर्क और इवन प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर इट। ऑटोबायोग्राफिकल, जो भी इस टाइम के रोमांटिसिज्म के जो भी जितने भी ऑथर्स हैं या फिर क्रिएटर्स हैं, उन्होंने मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल यानी कि अपनी कविता के अंदर, अपने वर्क के अंदर अपनी बात ही लिखी, यानी खुद के बारे में लिखा। ओके, इनर लाइफ ऑफ द राइटर वाज रिटन हियर। अब इस मोमेंट को हम कैरेक्टराइज करते हैं किस तरह से? इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, नेचर को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई, एंड कॉमन मैन।
ठीक है, और हियर द कॉमन मैन इज द राइटर इटसेल्फ, क्योंकि राइटर खुद को लिखकर या खुद के बारे में लिख के सबको सबके बारे में सेम चीज बताना चाहता है, खुद को एक कॉमन मैन बताकर वो जनरलाइज करता है। अ फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एंड आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन। ओके, विमेन आइडलाइजेशन, क्या आइडलाइजेशन, कहते हैं कि विमेन एट द टाइम ऑफ दिस एरा, जब वो अपनी राइटिंग में विमेन को लिखते हैं तो विमेन को वो इन अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टफुल, समवन हु इज वेरी मच टॉलरेंट। तो इस तरह से विमेन के बारे में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें लिखा गया है, बट नेवर टू रिलाई, ऐसा भी लिखा गया। ओके, so don't go much deeper into this. An embrace of isolation and melancholy, isolation है ना, अकेलापन, और मेलनकली, इसका भी एक मिक्सअप आपको इस टाइम में दिखेगा। तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्टाइल, मिक्सअप ऑफ वेरियस थिंग्स, तो उसी को हम कैरेक्टराइज करेंगे कि किसी की कहानी में ये होगा तो किसी की कविता में कुछ और होगा, बट जो मेन थीम्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह से हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं वो आपके सामने क्लियर है। ओके, अब हम देखेंगे कि वो टाइम पीरियड क्या था। हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के का बिगनिंग था। द मैन्युफैक्चरिंग क्लास, जो अब से पहले जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो बिजनेस क्लास थी, दे बिकेम मोर पावरफुल देन द एग्रीकल्चरल क्लास। तो इस टाइम पीरियड तक आते आते यदि हम बात करें, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ 18 सॉरी, वी कैन से लाइक द 18th century has already started, the end of the 18th century। तो जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास है वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी अब देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग क्लास जो थी वो ज्यादा पावरफुल हो गई थी, और एग्रीकल्चर क्लास जो थी वो लूज हो गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड मूव फ्रॉम अ प्राइमरीली एग्रीकल्चर टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि इंग्लैंड जो था वो पहले जो जहाँ पर एग्रीकल्चर को प्राइमरी रखा जाता था या प्राथमिकता दी जाती थी, वो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। पीपल एंड सोसाइटी वर मोर मॉडर्न एंड industrialized. Then the, sorry, this is modern. Thus, the balance of power passed on from the land owning aristocracy to the owners of the industrial units. जो पावर थी वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गई, जो पहले जमींदार जो लोग थे उनसे कन्वर्ट होकर वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के पास चली गई, और वो लोग जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हायर करते थे, क्योंकि उनको जॉब देते थे, वर्कर्स हायर करते थे, तो इंडस्ट्रीज ही वर्कर्स हायर करती थी। इससे पहले जो चलता था वो एरिस्टोक्रेसी चलता था, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, यानी कि फादर के पास जमीन है फिर उनके बच्चों को मिल जाती थी। तो दिस वे ये एक बड़ा चेंज उस टाइम में आया था। द पीपल वर इफेक्टिवली डिवाइडेड इनटू द रिच एंड पुअर। तो उस टाइम गरीब और अमीर का एक बड़ा गैप हो गया था। यदि आपने पूंजीवाद एंड ऑल पढ़ा होगा तो दिस इज somewhere near to this time period. With the introduction of more machinery into industry, there was more unemployment, developed different perspectives. क्या हुआ, क्योंकि और ज्यादा इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीनीकरण हुआ, और मशीनें आने की वजह से जो जो इंसान काम करते थे, जो बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते थे, उनका काम मशीनों ने ले लिया। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आई। ओके, तो इसी वजह से रिच और पुअर का गैप भी हुआ, वो हम देख सकते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड था जिसको आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। ओके, तो जो रोमांटिसिज्म था उसको हम कैसे समझ सकते हैं? द नेचर ऑफ रोमांटिसिज्म मे बी अप्रोच फ्रॉम द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द आर्ट। क्या पहली इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी? आर्टिस्ट की फीलिंग का फ्री एक्सप्रेशन मीन्स वो अपने मन की बात को फ्रीली बता सकता था, द राइटर। ओके, तो पहली चीज जो इस मोमेंट के अंदर इसकी खास बात थी वो ये थी कि राइटर जो है वो फ्री था लिखने के लिए, अपनी फीलिंग्स को वो लिख सकता था। ओके, एक रोमांटिक राइटर वो होगा हु इंसिस्ट implicitly or otherwise on his own uniqueness। मतलब वो जो पूरी तरह से या किसी भी तरह से अपनी खुद की यूनिकनेस है ना, कि मैं, मेरा लिखने का स्टाइल अलग है, मैं यूनिक हूँ, उस चीज पर इंसिस्ट करता हूँ, वैसा राइटर। जैसे आपने कीट्स को देखा था, हम कहते हैं कि कीट्स इज अ नेचर पोएट। तो क्यों? क्योंकि वो उसका अपना स्टाइल था। ओके, तो आर्ट इज अ मिरर इन विच वी फाइंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ।
इस टाइम पीरियड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर आर्ट जो है वो क्या है, कला या आर्ट या राइटिंग इज एन ऑल्सो आर्ट। तो वो एक तरह से एक मिरर है जिसमें जो राइटर है वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है, अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन। मीन्स विद हेल्प ऑफ पोएट्री वो अपने अंदर की बात लोगों को बता सकता था। ओके, फॉर द रोमांटिक्स द सोर्स ऑफ पोएट्री इज द पोएट हिमसेल्फ। कि कविता कहाँ से आएगी, कवि के अंदर से आएगी, ऐसा रोमांटिक्स जो है या रोमांटिसिज्म है वो कहता है। वर्ड्सवर्थ की आपने बहुत ही फेमस ये एक पोइट्री के ऊपर डेफिनेशन देखी होगी कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वो कहते हैं कि पोइट्री या कविता आप तब लिख सकते हो जब आपके दिमाग में पावरफुल फीलिंग्स आए किसी चीज को लेकर, तभी आप उसके ऊपर कविता बना सकते हो। वो कहते हैं पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। लाइक उन्होंने कहा है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग से मतलब पोइट्री तभी आएगी जब आपका इमोशंस जो है वो या आपकी फीलिंग जो है वो स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि इमोशन को या फीलिंग्स को भी हमने रोमांटिसिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है। द पोएट्स इमेजिनेशन क्रिएट्स पोएट्री। कविता कहाँ से शुरू होती, इमेजिनेशन से। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, आप प्लीज इन कीवर्ड्स को ध्यान रखें, इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है, इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर, जो भी हमने देखे वो सब। ब्लैक, a poet, thought that poetry comes from inspiration, vision and prophecy. इंस्पिरेशन, कहीं से आप इंस्पायर हो, जैसे कि डैफोडिल्स फूल को देखे इंस्पिरेशन मिली। विजन, आपका विजन है ना, व्हाट यू इमेजिन। एंड प्रोफेसी, व्हाट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर। तो इन सबको देख के आप पोइट्री लिखते हो, ऐसा ब्लैक कहते हैं। कीट्स कहते हैं दैट पोएट्री शुड कम एज नेचुरली एज द लीव्स ऑफ अ ट्री। जिस तरह से पेड़ से पत्ते अपने आप झड़ते हैं उसी तरह कविता भी जो है या पोइट्री जो है वो अपने आप आनी चाहिए, उसको फोर्सफुली नहीं क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आजकल किया जाता है। फिर रोमांटिक मोमेंट को हम देखेंगे थोड़ा और डिटेल में। जैसा हमने कहा कि एक तरह से ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था। रिवॉल्यूशन मतलब जिसको हम कह सकते हैं क्रांतिकारी। इफ ब्रिंगिंग सम चेंजेस इन राइटिंग ऑफ स्टाइल। यदि राइटिंग ऑफ स्टाइल में कोई चेंजेस लाए जा रहे तो हम उसे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में काउंट करेंगे। रोमांटिक पोएट्स जो थे दे मेड डेयरिंग इनोवेशंस। उन्होंने क्या किया, एक हिम्मत वाला नई चीजें क्रिएट करने की कोशिश की। किसमें, उनकी थीम्स में, उनके फॉर्म्स में, राइटिंग फॉर्म एंड लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ पोएट्री। उनकी कविता बाकी जो पुराने टाइम में लिख रहे थे उनसे बिल्कुल अलग थी। लोअली एंड एसेंट्रिक कैरेक्टर्स लाइक एन इडियट बॉय और लीच गैदरर आर मटेरियल फॉर पोएटिक ट्रीटमेंट बाय वर्ड्सवर्थ। यदि हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वो इस तरह के कैरेक्टर्स यूज करता था, जैसा कि उन्होंने एन इडियट बॉय या फिर लीच गैदरर के अंदर यूज किया था। ओके, कॉलरिज जो था वो क्या करता था, सुपरनेचुरल थीम्स यूज की है उन्हें। ओके, जैसे कि द एंशिएंट मैरिनर यदि आपने देखा होगा एल्बर्ट्रॉस वाला, तो वहां पर उसने ये चीजें यूज की। एंड कीट्स द ईव ऑफ सेंट एग, तो वहां पर भी यही आप देखोगे कि सुपरनेचुरल थीम्स उन्होंने यूज की। रोमांटिक पोएट्री ऑफन डील्स विद द फार अवे एंड लॉन्ग अगो exotic places and forgotten events फिगर इन रोमांटिक पोएट्री। क्या देखोगे आप, फार अवे एंड लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत दूर दूर के पुराने कहीं दूर वाले एग्जॉटिक प्लेसेस को वो अपनी पोइट्री में एज अ सेटिंग या कह सकते हो आप, या वो उस बैकग्राउंड में लेते हैं। इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम फोक लिटरेचर एंड द लिटरेचर ऑफ द मिडिल एजेस एंड ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। तो ये हर चीज से इंस्पिरेशन लेके लिखी जाती है, फ्रॉम ऑल दीज फोक लिटरेचर, मिडिल एजेस एंड क्लासिकल एंटिक्विटी। और इनोवेशन क्या होता है, सिंबलिस्ट टेक्निक्स नोटेबली बाय ब्लैक और शैली ने यूज किया, जैसे कि वेस्टविन में आपने देखा स्काइलार्क ऑफ शैली। दिस वेस्टविन इज हैविंग समथिंग लाइक, किसको सिंबलाइज किया गया है, विंड को, वेस्ट विंड को सिंबलाइज करके पूरी एक पोएम लिखी है ना। तो दिस वे जो रोमांटिक मूवमेंट के अंदर जो पोएट्स थे उनका राइटिंग स्टाइल हर एक का अलग अलग था, जो कि हम एक तरह से एग्जाम्पल फॉर्म में देख सकते हैं। क्लियर? देन ये जो रोमांटिक पोएट्स थे दे लुक फॉर न्यू मीटर्स एंड स्टैंजा, है ना, नई स्टाइल, बिकॉज एवरीथिंग दे आर गोइंग टू चेंज।
तो नया मीटर, नया स्टेंजा, है ना। मीटर और स्टेंजा के बारे में आप ऑब्वियसली जानते होंगे, यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट। इट इज टू रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉर्म्स, जो पुराने फॉर्म्स ऑफ राइटिंग था उसको चेंज करने के लिए उन्होंने नए मीटर्स और नए स्टेंजास को ट्राई किया। जो हेरोइक कपलेट चला करते थे अब तक, उन्हें हटाकर बैलेट, सोनेट और स्पेंसरियन स्टैंजास, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्स फॉर्म्स उन्होंने यूज किए। रूरल लाइफ इज आइडियलाइज्ड इन रोमांटिक पोएट्री, रूरल लाइफ को आइडियलाइज किया। द वाइल्ड, ओके, द इरेगुलर एंड द ग्रॉटिस, ग्रॉटिस का मतलब एबनॉर्मल, अजीब, वियर्ड, उबड़ खाबड़, कैसा भी। इन नेचर एंड आर्ट फैसिनेटेड द रोमांटिक पोएट्स, ऐसी चीजें जो वाइल्ड हो, इरेगुलर हो, है ना, अबनॉर्मल हो, उस चीज को रोमांटिक पोएट्स ने अपनी थीम के अंदर लिया। टैबू थीम्स, वो थीम्स जिस पर लिखना अब तक मना था, लाइक इंसेस्ट। इंसेस्ट क्या होता है? जब एक फैमिली के मेंबर्स के बीच में अफेयर होता है, या ऐसे जिसमें एक दूसरे के साथ रिलेशन हो, तो ऐसे टॉपिक्स जो कि टैबू थे, है ना, भाई बहन के बीच में, फादर डॉटर, या ऐसा कोई, उस चीज को, जो थीम्स टैबू थे, उनको बिना इनहिबिशन, यानी बिना शर्माए, वो लोग अपनी थीम्स में इनको यूज करने लगे। कंफर्मिटी टू ट्रेडिशन, कंफर्मिटी मतलब रूल्स, कि नहीं ऐसे नहीं, पोइट्री को ऐसे ही लिखा जाता आ रहा है और हमें ऐसे ही लिखना है, वो इन्होंने इग्नोर किया। जो ट्रेडिशन और जो डेकोरम अभी तक ऑब्जर्व किया जाता था, अब से पहले वाले जितने भी ऑथर्स और पोएट आए, वो अब उतना रिस्पेक्टेड नहीं थे, यानी कि जरूरी नहीं कि रूल्स पर बेस्ड होकर ही पोइट्री लिखें। दे वर फ्री टू राइट वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू कन्वे, अपना स्टाइल, है ना, साडा अपना रूल, अपना रसूल काइंड ऑफ उसूल काइंड ऑफ पोइट्री दे स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। और जहां पर हमने देखा कि कुछ थीम्स जो थी वो जनरलाइज हमने देख लिए कि किस तरह की थीम, किस तरह की बातों पर वो लिखा करते। क्लियर? फिर हम देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्दो हमने थोड़ा बहुत पहले देख लिया है, बट और डिटेल में देखेंगे। तो जैसा हमने कहा कि उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ा सोशल चेंज हुआ था इंग्लैंड में, ड्यू टू द डी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री साइड। ठीक है, डी पॉपुलेशन ऑफ कंट्री साइड मतलब गांव वाले जो लोग थे, वो गांव छोड़कर शहर की तरफ आ गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है गांव में, यानी जहां पर एग्रीकल्चर था। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव में। तो जो एग्रीकल्चर देखा हमने पहले कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो गांव में कुछ नहीं बचा, इसलिए लोग इंडस्ट्रीज की तरफ आने लगे। तो एक तरह से ओवर क्राउडेड इंडस्ट्रीज सिटीज होगी, जैसे आज हम देखें कि सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, तो इस तरह से ओके, डी पॉपुलेशन ऑफ दी कंट्री साइड, यानी गांव देखेंगे आज हम जाएंगे तो खाली खाली लगता है। तो द सेम जो आज हमारे यहाँ हो रहा है, वो वहां पर 18 सेंचुरी में ही हो चुका है, आज से 400-500 साल पहले। दैट टेक प्लेस रफली बिटवीन दिस पीरियड। तो इस चीज का इफेक्ट राइटिंग पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो चल रहा होता है उसी पर कविता लिखी जाती है। देन द मूवमेंट ऑफ सो मेनी पीपल इन इंग्लैंड वाज द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस। बहुत सारे लोगों का जो मूवमेंट था, दो तरह के लोग हुए। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, ठीक है, विच इन्वॉल्व इनक्लोजर्स दैट ड्रॉ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज ऑफ द लैंड। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? जो वर्कर जो अभी तक काम कर रहे थे खेतों पर, उन्हें बाहर कर दिया। एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उन्होंने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। एक चेंजेस आया एग्रीकल्चर में, जहां वो लोग जमीन छोड़कर बाहर आ गए, और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जहां पर उन लोगों को जॉब मिली, ठीक है, फैक्ट्रीज में और मिल्स। ओके, तो इस तरह से ये बिग चेंजेस आया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज की? उस टाइम की, उस रोमांटिक पीरियड की, कि उस टाइम पे इंग्लैंड में एक्चुअली क्या हुआ, और उसी टाइमिंग में ये पोइट्री लिखी गई थी। यानी इस तरह का जो रोमांटिसिज्म का पैटर्न है वो आया। अब हम देखते हैं सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, जो रोमांटिक राइटर्स थे, दे सॉ नेचर एज अ टीचर एंड अ सोर्स ऑफ इन्फिनिट ब्यूटी। उनको लगा कि, उन्होंने कहा कि जो पोइट्री है, कविता है, वो उसका सोर्स जो है वो क्या है? नेचर है, प्रकृति है। ओके, तो प्रकृति को उन्होंने सोर्स ऑफ पोइट्री लिखा, और इन्फिनिट ब्यूटी का सोर्स, यानी कि ब्यूटी, नेवर एंडिंग ब्यूटी है नेचर के अंदर।
तो इसका जो फेमस पोएट है वो जॉन किट्स, जिसका है और टू ऑटम। ओके, तो उसको पढ़ के आप देख सकते हो किस तरह से नेचर को सेलिब्रेट किया गया है इन रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एरा। देन विल सी फोकस ऑन द इंडिविजुअल। हमने पहले देखा इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी पे फोकस। तो रोमांटिक राइटर्स थे, दे टर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अब वो बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के थॉट्स, अपने अंदर की बातों पर वो लिख रहे थे। वैल्यूइंग द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अबव ऑल एल्स। अपने खुद के इंडिविजुअल पर्सन के एक्सपीरियंस को वो हर चीज के ऊपर वैल्यू दे रहे। क्या होता है क्या नहीं होता है उससे नहीं, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, या एक पर्सन ने, किसी पर्टिकुलर इंसान जिसके बारे में वो लिख रहे हैं उसने क्या एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में वो लिखा करते हैं। दिस इन टर्न लेड टू हाइटन सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, स्पिरिचुअलिटी भी आई रोमांटिक वर्क में, एंड द एडिशन ऑफ ऑकल एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। और उसी वजह से रोमांटिक पोएट्री के अंदर सुपरनेचुरल, जब भगवान है तो सुपरनेचुरल है ना, मतलब शक्तिमान भी आ सकता है, तो वैसी चीजों का जो है यहाँ पर पोएट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ। देन सेलिब्रेशन ऑफ आइसोलेशन एंड मेलनकली। आइसोलेशन और मेलनकली से मतलब क्या है, आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन, और जब अकेला होता है आदमी तो दुखी होता है, तो मेलनकली, इन चीजों को भी सेलिब्रेट किया है। कैसे, रिलेटेड टू द इंसिस्टेंस ऑन आइसोलेशन लेशन, melancholy is a key feature of many works of romanticism। यानी बहुत सारी जो रोमांटिसिज्म के वर्क है उसके अंदर melancholy भी आपको मिलेगा। usually seen as a reaction to inevitable failure। Writers wish to express the pure beauty they perceived and failure to do so, okay, adequately resulted in despair, like the sort expressed by P.B. Shelley in a lament। तो उस टाइम राइटर्स क्या करते थे, सपोज वो किसी ब्यूटी को चाहते हैं या फिर उस ब्यूटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट दे आर फेल टू डू सो इन सम और अदर वे, तो उस चीज को वो लेमन, दुख मनाना उस बात को, या फिर आइसोलेशन, मेलनकली, ये सब चीजें जो थी उसको भी राइटर अपनी थीम में यूज किया करते थे। ओके, सेलिब्रेशन इन द सेंस इज यूजिंग, रिस्पेक्टिंग टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस पर भी वो लिखा करते थे। इसके अलावा इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, वो ऐसे पोएट थे टू एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग दैट कुड बी रेड, एंजॉयड एंड अंडरस्टूड बाय एनीवन। इस तरह की राइटिंग का कॉन्सेप्ट वो लाए। He eschewed overly stylized language and references to classical works in favor of emotional imagery conveyed in a simple, elegant language, as in his most famous poem, I Wandered Lonely as a Cloud। अब यहाँ पे I, although it is about the poet, but I can be anyone, कोई भी कॉमन मैन, आप, मैं, कोई भी यदि उन क्लाउड्स को देखेगा, सॉरी, उन डैफोडिल्स को देखेगा तो सेम फील करेगा। ओके, तो कॉमन मैन के अंदर इंटरेस्ट रोमांटिसिज्म की के टाइम की पोइट्री में दिखेगा आपको। ओके, आइडलाइजेशन ऑफ वुमेन, जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे ये दीज आर द फीमेल राइटर, जेन ऑस्टिन, शेल ब्रॉन्टे, मैरी शेली, ये सब एग्जाम्पल है उस टाइमिंग के रोमांटिसिज्म पीरियड के फीमेल राइटर्स का। तो वुमेन वर ऑलवेज प्रेजेंटेड एज आइडियलाइज्ड लव इंटरेस्ट, प्योर एंड ब्यूटीफुल, बट यूजुअली विदाउट एनीथिंग एल्स टू ऑफर। उनको हमेशा आइडियलाइज, ओके, प्योर ब्यूटीफुल माना जाता था। मोस्ट नोटेबल नोवेल ऑफ द पीरियड वर रिटन बाय वुमेन, जेन ऑस्टिन, शॉर्ल ब्रॉन्टे, मैरी शेली, ये सब, इनके जो रिटन नॉवेल्स हैं या वर्क है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नोटेबल है, बट had to be initially published under male pseudonyms because of these attitudes of what, because without anything else to offer, they have only these things. So somewhere you will see one more thing which I have told about women, that being perfect innocent beings to be adored, एकदम innocent माना जाता था। women के concept की बात करें तो mourned and respected but never touched or relied upon। तो ये जो concept था वो women के बारे में था, जिसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं।
that what was about the idolization of women. अब हम बात करेंगे अर्ली रोमांटिक पोएट्स की। अर्ली रोमांटिक पोएट्स मतलब रोमांटिक एरा आया उससे पहले के पोएट। अब क्यों? क्योंकि रोमांटिक एरा सडन नहीं आया है ना, तो वो आया उससे पहले के थे जेम्स थॉमसन, मार्क एकेंसे, जोसेफ वॉटन्स, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, विलियम कूपर, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम ब्लैक। ब्लैक के बारे में हमने देखा 1757 टू 1827, मतलब कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं बर्न्स एंड विलियम ब्लैक, विलियम कूपर, ये लोग तो रोमांटिक एरा के अंदर आ भी गए, जैसे कि जोसेफ वॉटन्स। तो समवेयर दे आर टच्ड विद द रोमांटिक पीरियड, बट डोंट लर्न मच अबाउट दिस, जस्ट कीप एन आइडिया। जेम्स थॉमसन जो है, इनको पोएट ऑफ पिक्टोरिकल लैंडस्केप कहा है, तो थोड़ा सा याद रखना क्योंकि पिक्टोरिकल लैंडस्केप गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग समवेयर नियर अबाउट टू द नेचर। प्रोमिनेंट लीडर की बात करें हम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर आपका क्वेश्चन बन सकता है। उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर हैं वो कौन कौन है, तो इतनी बार हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लियर हो ही गया होगा, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू अगेन। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका टाइम पीरियड है 1770 टू 1850, एस.टी. कॉलरिज 1772 टू 1834, लॉर्ड बायरन 1788 टू 1824, पी.बी. शेले और उनकी सिस्टर मैरी शेले, जॉन केट्स, ये सारे जो हैं वो क्या है, द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। ठीक है, ये मेन थे जिन्होंने ये क्रांति लाई कि वो रोमांटिसिज्म के फॉर्म में अपनी पोइट्री लिखेंगे। उनका अपना स्टाइल, अपना तरीका है कविता को लिखने का, जिसमें वो किसी रूल्स पर स्ट्रिक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रोमांटिसिज्म। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछूंगी ताकि आप थोड़ा आइडिया क्लियर कर सके कि रोमांटिसिज्म होता क्या है। अगली वीडियो के अंदर हम रोमांटिक पीरियड के कुछ टॉपिक्स देखेंगे ताकि रोमांटिक पीरियड और रोमांटिसिज्म दोनों आपको एक साथ क्लियर आ जाए। क्वेश्चंस जो हैं वो फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर एज आई टोल्ड अर्लियर। So let's give the example answer of this question. Which of the following did the romantic poets value? किस चीज की romantic poet value करते थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन की, आर्टिफिशियल आर्ट की, नेचर की या फिर फैक्ट की? Very easy question. Just write down the answer if you got the concept earlier. Next question is, this era focused mostly on, ये जो रोमांटिसिज्म का एरा था इसने सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया? फीलिंग्स पर, एजुकेशन पर, साइंस पर या फिर रिलीजन पर? तो दैट्स आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। यदि आपने वीडियो ठीक से देखी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर लिखें यदि आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं तो। रोमांटिक्स थॉट, यानी जो रोमांटिक पोएट है, thought the beauty of nature was a path to, उन्हें लगा कि ब्यूटी ऑफ नेचर वो किस चीज का पाथ है? पाथ टू न्यू प्लेसेस, पाथ टू सोफिस्टिकेशन, पाथ टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट या फिर डेथ या फिर मोक्ष, मुक्ति, जो भी आप समझो। सो व्हाट इज करेक्ट हियर? इनमें से आपने यदि स्टार्टिंग में या मिड में यदि वीडियो को ठीक से देखा है तो आप एक सेकेंड में इसका आंसर कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉट वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। ए, बी, सी और डी, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, एस.टी. कॉलरिज और पी.बी. शेले। तो करेक्ट आंसर आपको लिख के देना है। देन द लास्ट क्वेश्चन, रोमांटिसिज्म जो वर्ड है ये sorry, the word romanticism is derived from word romance. ये जो रोमांट वर्ड है ये कौन सा है? लैटिन है, फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे दे दो, यदि आपने पढ़ा है तो जल्दी दे पाओगे। So this was all about today's session. I'm ending this here now, and thank you so much for watching this video. In the next video I'll be bringing the romantic period. So in that case period और moment एक साथ आपके ओवर हो जाएंगे। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखो, फिर भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर दिया हुआ है वहां से आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। So, and one more thing, if you want to practice more questions regarding the same topic or other topic for second grade or first grade, whatever you are preparing for, you can download this Vitivits application from Google Play Store
एंड देयर आई हैव सम ऑफ दी टेस्ट सीरीज जो कि मैं रेगुलरली अपडेट कर रही हूँ। आप उसे ज्वाइन करें, टेस्ट दें और अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करें। So thank you so much for watching this video and spending this much time for me. Thank you.